हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड और इसका ये पहला लेक्चर है जिसमें कि आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों मैट्रिक्स यानी आव्यूह। तो आव्यूह का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओरल बताना चाहूँगा सिलेबस के बारे में, मौखिक, बिकॉज मैंने बोर्ड पहले ही भर दिया है जिससे टाइम बच सके। तो आप एक बार सिलेबस के बारे में थोड़ा सा सुन लेंगे। अगर बात करें दोस्तों हम अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस की, तो टोटल इसमें 5 सेक्शन हैं आपके और 5 सेक्शन में लगभग 20 चैप्टर हैं जो कि हमें पूरे मैथ में कंप्लीट करने हैं। इन 20 चैप्टर में से जैसा मैंने आपको बताया 5 सेक्शन है, तो जो पहला सेक्शन है हमारा वो है मैट्रिक्स आव्यूह। इस आव्यूह के 3 चैप्टर हैं हमारे। टोटल कितने हैं? 3 चैप्टर है पहले सेक्शन के, जिसमें से कि आपका पहला चैप्टर आपके सामने लिखा हुआ है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस यानी आव्यूहों का बीजगणित। ठीक है, तो मैट्रिक्स के टोटल कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। 3 में से पहला हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, अगर बात करें इसके मार्किंग की, तो टोटल आव्यूह दोस्तों ये जो हमारा मैट्रिक्स होता है लगभग 10 से 15 नंबर में आता है 50 में से। कितना? 10 से 15 नंबर में आता है आउट ऑफ 50 में से। तीनों चैप्टर इसके, तीनों चैप्टर मिला के लगभग 10 से 15 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बात करें पहले चैप्टर की, तो पहला चैप्टर हमारा 5 से 7 नंबर में, मिनिमम 5 नंबर में, मैक्सिमम 7 नंबर तक ये कैरी करता है जो हमारा पहला चैप्टर है। 50 में से कितना? 5 से 7 नंबर तक हमारा पूछा जाता है 50 में से। ये जो पहला चैप्टर है, तीनों मिला के 10 से 15 नंबर में आते हैं। इतना आपको समझ आया कितना स्कोर करेगा सब्जेक्ट ये? ठीक है, सॉरी, ये चैप्टर आपका। अब बात करते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो 9 टॉपिक हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। आप एक बारी सबसे पहले इन 9 के 9 टॉपिक का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आगे समझने में काफ़ी हेल्प हो। ठीक है, फिर हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। अब देखते हैं हम 1 घंटे में कितना कवर हो पाता है। डेली क्लास आपकी 1 घंटे की रहेंगी पर डे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, दूसरा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, फिर इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, देन आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स। बाद में देखेंगे हम टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। यानी बात करें इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारा इसमें एक तो मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला। एंड इसके अलावा आपके कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन पर भी आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर आपके, 4 टॉपिक आपके पहले चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हालांकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये 4 टॉपिक सीख गए तो आपको फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं? तो मेन फोकस हमें इन 4 टॉपिक पे करना है। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे हम टोटल, काफ़ी टाइम है हमारे पास, अभी एग्जाम में भी बहुत टाइम है, तो एकदम स्लोली प्यार से समझते चलना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं नोट्स बनवाऊंगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नोट्स की। स्टार्ट करने से पहले आपको आज मैं थोड़ी कुछ बातें बता रहा हूँ, कल से हम डेली बिना बात किए हुए पढ़ेंगे। बात करें दोस्तों हम मैथ को किस तरह कवर करेंगे, तो ये तो मैंने आपको स्कोर बता ही दिया था कितना कितना स्कोर रहेगा। पहला चैप्टर 5 से 7 नंबर में, तीनों चैप्टर 10 से 15 नंबर में आते हैं इसके। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा नोट्स बता दूं, नोट्स आपको किस तरह से बनानी है। तो एक तो नोट्स आप कोचिंग के बनाएंगे, आप ये समझे जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है आपकी, उसी तरह से यहाँ पर ये क्लास चल रही है। तो एक तो आप कोचिंग के नोट्स बनाएंगे। कौन से? कोचिंग के नोट्स बनाएंगे। ठीक है, CT मतलब हो गया कोचिंग के नोट्स, सॉरी CN, कोचिंग के नोट्स बनाएंगे आप। ठीक है, कोचिंग के नोट्स में जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा आपको सभी नोट्स में लिखना है। ठीक है ना। इसके बाद आपने जो भी बुक ली है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बुक की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज को फेयर में कोई नहीं करेगा, वो रफ पर करनी है। एक्सरसाइज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है, जिससे हमने जो कुछ पढ़ा है वो हमारी प्रैक्टिस में आ सके, तो उसके लिए रफ कॉपी पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक तो आपको कोचिंग के नोट्स बनाने हैं, दूसरा दोस्तों आपको बनाने हैं इसमें कोचिंग के नोट्स के अलावा शॉर्ट नोट्स। कौन से? शॉर्ट नोट्स। इन शॉर्ट नोट्स में आपको सभी चैप्टर्स के केवल फॉर्मूले लिखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट्स में एक भी नहीं करने हैं। कोचिंग के नोट्स में टॉपिक के जस्ट बाद जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सब क्वेश्चन सारा कुछ लिखना है। शॉर्ट नोट्स में केवल फॉर्मूले और डेफिनेशन लिखनी है सिर्फ। आई होप सो आप नोट्स के बारे में भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई भी बच्चा PDF की डिमांड नहीं करेगा। मैथमेटिक्स में PDF का कुछ मतलब नहीं होता। आप यहाँ पर समझेंगे सब कुछ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं क्या उनको PDF हम प्रोवाइड करते हैं? जब उनको प्रोवाइड नहीं करते तो आपको भी बिल्कुल ऑफलाइन की तरह से ही पढ़ना है। साथ साथ आप बोर्ड से नोट करेंगे, मैं साइड में हो जाया करूँगा,
आप वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है आपको, जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फिर मैं इसको रफ करके आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको रफ करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहली हेडिंग सभी लिख लीजिए। सबसे पहली हेडिंग है हमारी डेफिनेशन, यानी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो बिल्कुल इस लेवल से पढ़ाऊंगा जो 10th वाले बच्चे हैं वे सब भी समझ सकें, हालांकि 12th वाले बच्चे 12th में पढ़ के आए होंगे इन सब टॉपिक्स को। डेफिनेशन से पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हम सिंबल की। सिंबल, ठीक है, सिंबल मतलब हिंदी में कहते हैं चिन्ह। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ, आप साथ साथ समझते चलेंगे। बात करें हम आव्यूह के चिन्ह की दोस्तों, तो इसका चिन्ह होता है जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ना, आप सबने देखा होगा बड़ा वाला ब्रैकेट, तो बड़े वाले ब्रैकेट को हम यहाँ पर मैट्रिक्स का साइन कहते हैं। सिंबल समझ गए आप सभी। अब सिंबल के बाद आगे देखिए, जैसे हमने इस सिंबल के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो चिन्ह होता है इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख सकते हैं, या कुछ हम ABCD लिख सकते हैं, या कोई भी आप एक्सप्रेशन इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपने ये लिख दिया, तो ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है इन सबको हम एलिमेंट बोलेंगे। यहाँ पर कोई नंबर लिखा हो या कोई अल्फ़ाबेट लिखा हो, इन सबको एलिमेंट्स कहते हैं, मतलब अवयव बोलते हैं हिंदी भाषा में, अवयव या तत्व कह सकते हैं आप, ये एलिमेंट कहलाएंगे मैट्रिक्स के। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इसमें दो तरह की लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पहली लाइन होगी 1 2 3, दूसरी लाइन हो गई ABC, तीसरी लाइन होगी 0 -1 और 2। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो कुछ वर्टिकल लाइन भी है, 1A 0 ऐसे करके 2B -1, इस तरह से आपका क्या हो गया 3C 2, इस तरह समझ आ रहा है। दो तरह की लाइन है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह की जो लाइन होती है इसको दोस्तों हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। हिंदी भाषा में कहते हैं इसको पंक्ति। इतना समझ आ रहा है। एंड ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को ऐसे करके जो लाइन है इसको कहते हैं दोस्तों हम कॉलम। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉलम। समझते चलिएगा दोस्तों, बेसिक चीज़ें अभी स्टार्टिंग में। कॉलम मतलब स्तंभ। इतना समझ आ रहा है। चिन्ह आप समझ गए। क्षैतिज लाइनों को रो बोलेंगे, वर्टिकल वाली को कॉलम बोलेंगे। ठीक है, और चीज़ इनके अंदर वाली इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इसके अलावा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को हिंदी भाषा में हम क्रम कहते हैं, क्रम। अब मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं रो की संख्या कितनी है। इधर देखो रो कितनी है, इसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो 3 लिख दिया। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। कॉलम कितने हैं, कॉलम को गिन लीजिए, ये हो गए 3 आपके, तो 3/3 ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। इसको बाई पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई के साइन को क्या पढ़ेंगे, बाई। ठीक है, तो ये 3/3 ऑर्डर का होता है। जो नंबर ऑफ रो होते हैं क्रम में, हम क्या दर्शाते हैं, रो की संख्या, कितने रो हैं, अंग्रेजी में कह देंगे हम नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो करते हैं। मल्टीप्लाई में फिर दूसरा क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम दिख रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी। नंबर ऑफ रो को हम एज ए सिंबल स्मॉल m से दर्शाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को स्मॉल n से। तो जो ऑर्डर होता है हमारा m/n होता है। इस एग्जाम्पल में 3/3 क्या था, इसका ऑर्डर था। सभी को समझ आ रहा है ये चीज़, सभी को समझ आ रहा है। अब इन सबको मिला के आप डेफिनेशन बोल सकते हैं। डेफिनेशन आपको इसकी देनी है, आप क्या बोलेंगे, आप खुद बताइए। ये सब क्या है, संख्याएं हैं, और ये संख्याओं को हम किससे दर्शा रहे हैं, mn से। तो आप बोल सकते हैं mn संख्याओं को, जिसमें m आपकी रो की संख्या होती है तथा n कॉलम की संख्या होती है। तो कैसे बोलेंगे, mn संख्याओं को जिसमें m नंबर ऑफ रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम को एक चिन्ह के साथ आप ये दिखा देंगे, एक सिंबल इसके अंदर इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि हमें एक रेक्टेंगुलर एरे प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, रेक्टेंगुलर एरे। यही डेफिनेशन आएगी इसकी। रेक्टेंगुलर एरे को हिंदी में कहते हैं हम लंब सारणिक। ठीक है, लंब सारणिक। यहाँ आप डिटर्मिनेंट ना समझें इसको, लंब सारणिक है यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे। तो यहाँ पर mn संख्याओं को एक चिन्ह के अंदर अरेंज करने पर जो रेक्टेंगुलर एरे प्राप्त होता है, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। जो रेक्टेंगुलर एरे प्राप्त होता है इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इंग्लिश में भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रही है, इसमें देख देख के आप इजीली इसको लिख लेंगे। सभी को समझ आ रहा है, तो आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ गए। रो कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट, सब कुछ क्लियर हो गया अच्छे से। इसको रफ करते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स को देखते हैं थोड़ा सा।
चलिए, इसको रटना नहीं है, इसकी डेफिनेशन को सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये पॉइंट समझ में आना बहुत जरूरी है। अब टाइप्स ऑफ, अगली हेडिंग रहेगी सेकंड टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, अब समझते चलेंगे। आव्यूह के प्रकार में सबसे पहला आव्यूह पढ़ेंगे हम, इसमें फर्स्ट आपका है इसमें, ठीक है। हम बुक के सीक्वेंस में ही चलते हैं लेकर के, जो बुक में दे रखा है पहला टाइप वही हम पहला टाइप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला टाइप है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहला कौन सा हमारा? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का दूसरा नाम भी होता है, इसको हम कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। कॉलम वेक्टर भी कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स को, ठीक है। इतना समझ आ रहा है सभी को। और इसकी हिंदी जो होती है दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्तंभ आव्यूह या फिर स्तंभ सदिश, या दूसरा नाम होता है स्तंभ सदिश, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में बच्चे सभी याद करेंगे इनको। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स, समझना ध्यान से। कॉलम आपने क्या देखा था? जो ऐसे करके खड़ी हुई लाइन होती है, ये वाली वर्टिकल लाइन, इसको कॉलम बोलते हैं। इस लाइन में ही आप, ये सिंबल हो गया मैट्रिक्स का, इस लाइन के अंदर ही आपको क्या करना है? नंबर भर देने हैं, कुछ भी लिख दो, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? कॉलम बन गया आपका, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषा कैसे देंगे इसकी? तो इसमें आपको रो देखो कितने रो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो लाइनें होती है रो कहलाती हैं। आप सबको बताया गया है, ये रो है, 5 रो हो गए। मल्टीप्लाई मतलब ऑर्डर लिख रहे हैं इसका। कॉलम कितने? कॉलम सिर्फ एक ही है। कॉलम कितना? 1 है। तो आप यहाँ पर क्या बोल देंगे? ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या केवल 1 होती है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रो की संख्या 1 से ज़्यादा होगी, कॉलम की संख्या सिर्फ 1 होगी। मैं इन शॉर्ट यहाँ लिख देता हूँ। इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम हमारा 1 होता है, और नंबर ऑफ रो कितने होते हैं? नंबर ऑफ रो 1 से ज़्यादा होते हैं। हिंदी में आप कह सकते हैं कॉलम की संख्या 1 होती है और रो की संख्या 1 से ज़्यादा होती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सभी को समझ आ रहा है? डिफाइन कर देंगे आप इजीली इसको। अब दूसरा बात करते हैं, कॉलम के बाद दूसरा रो मैट्रिक्स, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको, वीडियो को रोक करके इसको रफ करते हैं, और दूसरा देखते हैं हम क्या? रो मैट्रिक्स या फिर इसको रो वेक्टर कहते हैं। सेकंड टाइप हो जाएगा हमारा, सेकंड टाइप रो मैट्रिक्स, या दूसरा नाम हो जाएगा इसका रो वेक्टर। हिंदी में रो को पंक्ति कहते हैं, तो पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए। इतना समझ आ रहा है? अब देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है। अभी हमने कॉलम में क्या किया? वर्टिकल लिया था। रो में क्या करेंगे हम? हॉरिजॉन्टल। रो मतलब ऐसे करके लाइन होती है, इसको रो बोलते हैं। तो आपको इसी तरह से एक मैट्रिक्स बनाना है, इस तरह से एक, इसमें नंबर लिख दीजिए कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 कितने भी लिख दीजिए आप, ठीक है, जितना मन करे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कॉलम तो आपके 1 से ज़्यादा हैं। देखिए कितने कॉलम है यहाँ? 6 कॉलम हो रहे हैं। ऐसे करके जो लाइन होती है ना कॉलम बोलते हैं, और ऐसे जो होता है इसे रो बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो रो कितना? केवल 1 रो है। कॉलम यहाँ पर 6 दिखाई दे रहे थे हमें, ठीक है, 6 दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रो 1 होता है, रो मैट्रिक्स होगा। नंबर ऑफ कॉलम 1 से ज़्यादा होंगे, तो यहाँ लिख देंगे आप क्या? नंबर ऑफ रो, यानी पंक्ति की संख्या तो 1 होगी, और नंबर ऑफ कॉलम रो की संख्या 1 से अधिक होती है, ठीक है। सॉरी, कॉलम की संख्या 1 से अधिक होती है। आप हिंदी में बोल देंगे रो की संख्या 1 हो और कॉलम की संख्या 1 से अधिक हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। इनका जो ऑर्डर होता है, आपने मेन ऑर्डर देखा था, m/n होता है, ठीक है। रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स में आपका क्या? आगे वाला जो था ये वाला 1 हो गया, मतलब m 1 हो जाता है। तो रो मैट्रिक्स के ऑर्डर को अगर हम लिख के यहाँ पर ऑर्डर मतलब हिंदी भाषा में क्रम कह देंगे इसको। क्रम क्या होता है इसका? तो m की जगह 1 कर दीजिएगा, तो 1/n होता है। किसका है ये रो मैट्रिक्स का है। अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स में पीछे लिखा नहीं था, आप कॉलम वाले का ऑर्डर लिख लीजिएगा। कॉलम वाले का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उसमें क्या था आपका? उसमें जो 1 होता है पीछे वाला होता है, m × 1 हो जाएगा। मतलब वहाँ पर कॉलम की संख्या 1 थी, रो की संख्या 1 नहीं थी। रो मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 1 से अधिक है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों स्टार्टिंग वाले समझ आ गए होंगे, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स।
अब बात करते हैं तीसरे की, और तीसरा है दोस्तों हमारा यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हटाएं इसे। तीसरा टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप इज, तीसरा टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, किसी भी नंबर पे आपने अगर स्क्वायर लगा दिया, जैसे 2 का स्क्वायर तो क्या होता है 2 × 2 होता है। आपसे कहा 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 × 4 होता है। तो नंबर इसमें दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर सेम से मतलब या तो आपको 3×3 का होगा या 2×2 का होगा। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हों। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप इस तरह से मैंने ये रिलेट किया था, बस यहाँ मैट्रिक्स से इसका स्क्वायर नंबर का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको रिलेट करके याद कराने के लिए लिखा था ये। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, ये ले लिया। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लो अच्छा सा, एक बड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये ले लिया। अगर आप इसका ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर से मतलब कितने रो हैं, एक रो दूसरा रो, 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, एक रो एक कॉलम दूसरा कॉलम, 2 कॉलम है। यहाँ देखें आप 1 2 3, 3 इसमें क्या है, रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 ही कॉलम है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हैं, बराबर है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल होती है उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ पा रहे हैं। मैं यहाँ पर नीचे डिफाइन करने के लिए शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। इसमें रो और कॉलम की संख्या दोस्तों बराबर होती है, उसे कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ आ रहा है। हिंदी में कहते हैं ना, पंक्ति की संख्या बराबर होती है कॉलम की संख्या के, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें, ऑर्डर मतलब क्रम क्या होगा इसका, तो इसका जो क्रम होता है या तो आप इसमें m × m लिख देना, दोनों एक जैसे हैं, या फिर आप n × n भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम रहते हैं, कहने का मतलब ये है। सभी को समझ आ रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी आप सबको क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं अगले मैट्रिक्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद है आपका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हटा दें, ये तीसरा टाइप हुआ खत्म। 12 टाइप आपको पहले चैप्टर में टोटल पढ़ने हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। थोड़ी सी इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, थोड़ी सी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ा लेंगे स्पीड। चलिए चौथा टाइप आएगा। चौथा टाइप कौन सा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। हिंदी में भी इसे यही कहते हैं सेम, सिंगुलर तथा नॉन सिंगुलर, ठीक है, ये नाम है इसके, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। बहुत सिंपल समझेंगे आप। एग्जाम्पल मैंने कोई लिखा है, एक ए लिख दिया यहाँ पर, 1 2 3, कुछ नहीं आता, आप 1 से 9 तक गिनती लिख दीजिएगा, तो आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये आपने कोई एक मैट्रिक्स लिखा, अब आप इसे सिंगुलर या नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे, तो आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा पहले डिटर्मिनेंट। क्या डिटर्मिनेंट, क्या डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। आप इस दिए हुए आव्यूह का बनाइए सारणिक। सारणिक आप सबने पढ़ा है ना फर्स्ट सेमेस्टर में। डिटर्मिनेंट ऐसे करके मोड जैसा लगा दीजिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी वैल्यू निकालना हर एक बच्चे को आना चाहिए, आता भी होगा हालांकि। मोड ए यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ऐसे करके पढ़ा था ना आप सभी ने। एक्सपेंशन अलोंग R1, क्या लिखा हमने, एक्सपेंशन अलोंग R1, आप हिंदी भाषा में कह सकते हैं R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। R1 से मतलब क्या है, पहला रो, R फॉर रो, 1 मतलब पहला, ठीक है, पहला रो है, तो R1 के अनुदिश आप इसका प्रसार करेंगे। तो प्रसार जब इसका करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी कुछ, तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी मोड ए की। अगर मोड ए की वैल्यू 0 आ गई दोस्तों, क्या आ गई, 0 आ गई, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे लिखवा रहे हैं सेम ऐसे ही लिखते रहिए, बुक में रटते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं, समझ के पढ़िए, ठीक है। अगर मोड ए की वैल्यू 0 नहीं आती है, ठीक है, मोड ए की वैल्यू 0
नहीं आती है तो इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सभी को याद हो जाएगा। इनकी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर मुझे इस एग्जांपल को चेक करके बताना ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए क्या आएगी। प्रसार करना सबको पता है ना, R1 मतलब ये पहला वाला होता है, ये वाला। ये आप इसके एलिमेंट को रख लीजिए, जिन्हें नहीं आता सीख लो फास्टली। 1 लिख दिया आपने, यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए। पहला लेते हैं प्लस में, दूसरा माइनस में। दूसरा क्या? 2 है, 2 ले लिया, ब्रैकेट लगाइए। इसके बाद तीसरा क्या? 3 है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 3 ले लिया, अब ब्रैकेट लगाइए। इतना तो कर सकते हैं, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, छोटे बच्चों की तरह, ठीक है। इसके बाद क्या? 1 यहाँ था, अब अंदर ब्रैकेट को भरना है आपको। कैसे भरेंगे? 1 ये वाला है, पहला वाला 1। अब समझिए आगे, ये जो 1 है, इस 1 से होकर के जो कॉलम और रो जाता है उसको छोड़ दीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसमें। पहले इसका करते हैं, 5 का 9 में 45 हो गया, इसी में भर दे रहे हैं हम। माइनस माइनस इसका 6 का, इसमें 8 में 48, माइनस 2 के लिए ये लाइन और ये लाइन, 2 के लिए ये और ये। किस किस का करेंगे? अब ये और ये हट गया आपका। 4 नीम 36, 7 छिंग 42, 36 और 42, ठीक है। प्लस 3 के लिए ये लाइन और ये लाइन। 8 चौक 32 माइनस 35, 32 माइनस 35। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। ये कितना बचेगा? माइनस का 3 बचा, इधर माइनस का 2 यहाँ था, माइनस का यहाँ 6 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 दूनी 12। इधर ये प्लस का 3 है, अंदर माइनस 3 बचेगा, तो माइनस का 9 आएगा। समझ आ रहा है? इसको सॉल्व किया आपने तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे दोनों, तो -3 और -9 कितना हो गया? माइनस का 12, इधर प्लस 12 था पीछे ये वाला, बराबर 0 आ गया। चूंकि आपको पता चल गया मोड ए 0 आ रहा है, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स होगा? जो आपको ये वाला मैट्रिक्स दिया है सिंगुलर है। कौन सा है दोस्तों? सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। सभी को क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। समझ आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। अब इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला टाइप। हम 4 टाइप पढ़ चुके, 5वें पे चलते हैं। अब 5वां टाइप देखेंगे। इसको रफ कर देते हैं पूरा, ताकि एक साथ 2 पढ़ सकें। सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बाद है दोस्तों हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल होता है। 5वां आएगा शायद, 5वां जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम नल मैट्रिक्स भी होता है। मतलब नल मतलब खाली, शून्य आव्यूह हिंदी में कहते हैं इसको, शून्य आव्यूह। क्या होता है जीरो मैट्रिक्स? जीरो नाम से पता चल रहा है, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। क्या होंगे? सभी एलिमेंट जिसके जीरो हों उसको हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। क्लियर ना? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? ठीक है। अगला देखिए, अगला वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। पहले देखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स फिर हॉरिजॉन्टल, या एक ही में समझ लेते हैं दोनों को। वर्टिकल मैट्रिक्स एंड दूसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। वर्टिकल को हिंदी में ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ऊर्ध्वाधर ऐसे लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तथा हॉरिजॉन्टल को हिंदी में कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आप सभी जानते हैं वर्टिकल लाइन होती है, ऐसे करके जो लाइन होगी वर्टिकल, इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे करके जो लाइन होती है इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अब देखिए वर्टिकल जैसा हम एक कॉलम मैट्रिक्स पढ़ चुके थे, लेकिन उसमें कॉलम 1 था, ठीक है। यहाँ पर कॉलम 1 से ज़्यादा रहेगा लेकिन रो से कम रहेगा। समझाते हैं कैसे। अगर हम पहले पढ़ रहे हैं किसको? वर्टिकल मैट्रिक्स। मैं शॉर्ट में BM लिख दिया, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का। तो अगर आप इसकी शेप देखें ध्यान से तो ये वर्टिकल लग रहा है ऐसे करके, मतलब जिसकी ऊंचाई ज़्यादा हो चौड़ाई से वर्टिकल हो जाएगा वो। तो इसमें अगर आप देखेंगे रो कितने हैं? 1 2 3 4, रो 4 हैं, कॉलम कितने हैं? केवल 2। तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होते हैं। क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ रो
रो की संख्या क्या होगी, पंक्ति की संख्या ज़्यादा होगी किससे, कॉलम की संख्या से, नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होगी, तो इसे कहेंगे हम कौन सा, वर्टिकल मैट्रिक्स। समझ आ रहा है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाले में कैसे, ऐसे करके बनाएंगे आप, 1 2 3 4 और ले लो थोड़ा सा बड़ा 5 6 7 8 0 1, कुछ भी लिख दो ऐसे, ठीक है। ये अगर आप इसमें देखेंगे तो रो इसमें केवल 2 हैं, कॉलम इसमें 1 2 3 4 5 हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर नंबर ऑफ रो कम है, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ रो से। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। HM लिख दिया शॉर्ट में, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। जब भी आपको कोई डेफिनेशन याद नहीं आए तो पहले आप कोई भी एग्जांपल अपने से बना के लिखेंगे, इसको देख के आपको इजीली डेफिनेशन समझ में आ जाएगी एंड इसको आप डिफाइन कर सकते हैं अगर पूछा जाता है तो। बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, अभी तक इंपॉर्टेंट एक भी नहीं आया। अब जैसे ही इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको सबसे पहले कहूँगा इसे इंपॉर्टेंट कर लें। अब आगे जो पढ़ेंगे आप, अब इंपॉर्टेंट आएंगे आपके, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। 2007 के एग्जाम में पूछा गया था ये डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव क्या होता है। हटा दें इसको। मैं 3 नाम लिख रहा हूँ आपके सामने, तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट हैं। 6 टाइप हम पढ़ चुके हैं, 3 टाइप और देखिए, फिर उसके बाद 3 और, इस तरह से 12 हो जाएंगे। मैं 3 हैं, तीनों के नाम लिख रहा हूँ एक तरफ से। 7वें नंबर पे लिखेंगे आप डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, हिंदी में डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण, विकर्ण अवयव। एक पढ़ेंगे आप 7वें के बाद 8वां, लिख एक ही पास दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। 8वां स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये आप रो और कॉलम वाले में भी हमने वर्ड वेक्टर यूज किया था, उससे रिलेट मत करना है इसको, ये स्केलर है, अदिश है, ठीक है। अदिश अवयव स्केलर। तीसरा हम देखेंगे इसमें नमे टाइप का यूनिट मैट्रिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट मैट्रिक्स। इसका एक और नाम भी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं इकाई अवयव। इकाई अवयव, ठीक है। या दूसरा नाम होता है इसका तत्समक, हिंदी में तत्समक अवयव। ठीक है, ये 3 टाइप हैं आपको जो पढ़ने हैं अच्छे से। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठाक चल रहा है सब, यस क्लियर है सब, ठीक है। चलिए अब देखिए एक एक करके समझना तीनों को। मैं 3 आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। अभी ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो और कॉलम बराबर हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मतलब इसमें रो और कॉलम बराबर होंगे, 3 रो हैं 3 ही कॉलम हैं, बराबर होने चाहिए। अब बात करते हैं कि करके तीनों के टाइप की। इतना तो आप समझ गए क्या होना चाहिए, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। शुरुआत कहाँ से करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स से, ठीक है। अब पहले हम विकर्ण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या होता है विकर्ण, आप सभी ने रेक्टेंगल देखा है, आयत, रेक्टेंगल ये वाला। इसके विकर्ण क्या होते हैं, इनके कोनों को मिला दो। एक तो आपने इसके कोने को इससे मिला दिया, एक ये कोना मिला दिया, ठीक है। इसके 2 विकर्ण होते हैं, जिनमें से जो टॉप वाले कोने को बॉटम वाले कोने से, लेफ्ट के टॉप वाले को राइट के बॉटम वाले से मिलाते हैं। इस लाइन को हम कहते हैं, ये वाला जो विकर्ण होता है इसको हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, अगर हम इसको बात करें हिंदी भाषा में क्या कहेंगे, लीडिंग मतलब मुख्य, क्या कहेंगे, मुख्य। और विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण। समझ पा रहे हैं, तो मुख्य विकर्ण कहते हैं इसको हम, इतना समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में कौन सा होगा हमारा मुख्य विकर्ण, ये वाला। ये क्या है, ये जो मैं डैश डैश कर दे रहा हूँ इसके ऊपर, ये आपका मुख्य विकर्ण है। इतना समझ आ रहा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 होंगे, अदर सभी एलिमेंट
जीरो होंगे, अदर सभी एलिमेंट जीरो होंगे। समझ आ रहा है? तो ये 1 0 0 0 5 0 0 0 9, यहाँ पर 1 5 9 यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं और इसके अलावा अदर सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सभी को समझ आ रहा है? पहला टाइप हम पढ़ चुके हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स समझ आ गया। विकर्ण आव्यूह, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ डायगोनल कह दीजिए आप, एलिमेंट ऑफ डायगोनल, हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसको? विकर्ण। यानी एक और चीज, लीडिंग डायगोनल लिखिएगा, मुख्य विकर्ण पूरा लिखिएगा आप, क्या? लीडिंग डायगोनल, ज़्यादा अच्छा लगेगा। लीडिंग डायगोनल हिंदी में कह देंगे आप क्या? मुख्य विकर्ण। मैं एक बार लिख रहा हूं, बाकी फिर आप समझ जाएंगे। मुख्य विकर्ण के अवयव, अवयव कैसे होंगे मुख्य विकर्ण के अवयव? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, ठीक है। नॉन जीरो दिख रहा होगा, यहाँ तक नहीं दिख रहा तो सुन लीजिए, नॉन जीरो। इसके बाद दूसरे कौन से हैं? अदर एलिमेंट। अदर मतलब डायगोनल के अलावा, अदर एलिमेंट। अदर मतलब अन्य, अदर मतलब अन्य, अन्य सभी एलिमेंट, अन्य सभी अवयव। अन्य सभी अवयव कैसे होंगे? जीरो होंगे। तो इसको बोलते हैं हम विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। सभी को समझ आ रहा है? यानी वह मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं एंड अदर सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सभी को क्लियर हुआ दोस्तों? सभी को समझ आया? अब बात करते हैं दूसरे वाले की। ये तो हो गया डायगोनल पहला, ठीक है, फर्स्ट। उम्मीद करते हैं समझ आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा हमने आपके सामने कौन सा लिखा हुआ है? स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में और स्केलर में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। दूसरा कौन सा है? स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में और स्केलर में कितना डिफरेंस है? जो स्केलर मैट्रिक्स होता है इसमें ये जो विकर्ण होते हैं सेम होते हैं। जैसे यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 0 0, यहाँ 0, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 0 0 0 2। क्या हो गया? इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे, ये वाले डायगोनल वाले एलिमेंट, ये बिल्कुल सेम रहेंगे। कैसे होंगे? सेम होंगे। समझ पा रहे हैं सभी? सभी समझ रहे हैं इसको? डायगोनल वाले एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं सभी को? ये 2, ये 2, ये 2। तो डायगोनल के एलिमेंट इसमें क्या होते हैं? सेम। तो इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा सेम। सेम वर्ड का यूज कर देंगे यहाँ। अदर सभी, इसमें भी जीरो होंगे। ये दूसरे वाले की डेफिनेशन होगी, स्केलर वाले की। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट जीरो सेम होते हैं एंड अदर एलिमेंट्स जीरो होते हैं। क्लियर हुआ? अब तीसरा देखते हैं। तीसरा होता है हमारा इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, ठीक है, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का इकाई मतलब एक होता है, इकाई मतलब एक, यूनिट मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर जहाँ 2 2 लिखा है 1 1 हो जाएंगे। 0 1 0 0, फिर 0 1 0 और 0 0 1। सभी को समझ आ रहा है? इसमें क्या होगा? इसके डायगोनल कितने होंगे? 1 1 होंगे। सेम तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा क्या होंगे? 1 होंगे, 1 1, ठीक है। इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक एक होते हैं एंड अदर सभी जीरो होते हैं। उसको कहते हैं हम क्या? यूनिट मैट्रिक्स। तीसरा क्या हो गया? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, सभी को समझ आ रहा है? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं ये नीचे के डेफिनेशन मिटा रहा हूँ। अब आप अब समझ लीजिए, आपके सामने तीनों लिखे हैं तो तीनों टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। समझ आया सभी को? अब यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट सुन लेंगे ध्यान से। क्या जो यूनिट मैट्रिक्स होता है, नाम क्या है इसका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब आई आ रहा है, तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई से। इसका ऑर्डर चेक कीजिए, 3x3 ऑर्डर का है। 3x3 का ऑर्डर मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो आपको इससे क्या पता चल गया कि ये i3 ऑर्डर का था। तो i3 की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। एंड अगर आपसे i2 पूछता, 2 मतलब सेकंड ऑर्डर का, तो आप क्या लिखते हैं? यहाँ 1 0 0 1,
ये वाला विकर्ण 1 1, बाकी सभी 0। तो I2 और I3 की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है यूनिट मैट्रिक्स। ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी आप तीनों को एक ही सीक्वेंस में याद करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले 3 टाइप की ओर, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रफ करते हैं, मूव करते हैं अगले टाइप्स की तरफ। चलिए, और एक और चीज ध्यान रखना, यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसीलिए अगर आप किसी मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आई मतलब 1 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही नंबर आ जाता है सेम टू सेम। ठीक है, या फिर आप ए इनवर्स में अगर आई का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको ए इनवर्स में मिलेगा, ए इनवर्स ही मिलेगा। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आई मतलब 1 होगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही मिलता है सेम। हटा दें इसे, आगे देखिए। अब 3 टाइप अब पढ़ाते हैं आपको, तो टोटल आपके इस तरह से 12 टाइप हो जाएंगे। फिर अगले टॉपिक की ओर मूव करेंगे। चलिए, अगला है हमारा चौथा टाइप, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हिंदी में त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, चलिए क्या होता है त्रिभुजीय आव्यूह, समझते हैं ध्यान से। ध्यान से देखिएगा, आपको जब भी कुछ याद नहीं आए सिंपली आप एक मैट्रिक्स बनाइएगा, हमारा प्यारा फेवरेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई एक मैट्रिक्स बना लिया। अब त्रिभुजीय की बात कर रहा है, मतलब आपको त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज आप 2 तरह से बना सकते हैं इसमें, कैसे कैसे। एक तो आपने त्रिभुज बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने यहाँ से लिया, ऐसे मिलाया, ऐसे, तो आपको देखने को मिल रहा है क्या कि आपका ऊपर एक त्रिभुज बन गया। दिख रहा है यहाँ पर जो मैंने डैश डैश लाइन कर दी है, क्या एक ट्रायंगल बन गया आपका। ये दिख रहा है सभी को, ये ट्रायंगल बन रहा है। एक तो आप इस तरह ट्रायंगल बना सकते हैं, दूसरा आप ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं, दूसरा आप नीचे ट्रायंगल बना सकते हैं। ये 1 2 3, इधर 4 5 6 7 8 9, तो आप नीचे ट्रायंगल बना दो ऐसे। ये आपको देखने में लग रहा होगा ट्रायंगल नीचे बन गया ये वाला। ठीक है, इधर ट्रायंगल बन गया, इस बार किधर बन गया, नीचे। यहाँ पर ऊपर बन रहा था या नीचे बन रहा था, तो जहाँ पर ट्रायंगल ऊपर बन रहा था उसको अपर ट्रायंगल कह देंगे। क्या कह देंगे, अपर ट्रायंगल। आसानी से समझते चलिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगल ना क्या ट्रायंगुलर, हाँ सही तो लिखे थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिख लो इसको। देवनागरी लिपि मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, इधर नीचे ट्रायंगल बन रहा है तो क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपनी प्यारी देवनागरी लिपि में क्या होगा, ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा होगा आव्यूह। अब ऊपर ट्रायंगल बनाया तो नीचे वाले एलिमेंट का क्या करना है आपको, अभी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुई है, मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है। जिसमें ऊपर ट्रायंगल बनेगा अपर ट्रायंगुलर, नीचे ट्रायंगल बनेगा लोअर ट्रायंगुलर। लेकिन डेफिनेशन हमें इससे देनी है, किससे, इन तीनों का क्या करें, इनको 0 कर दो, इसे भी 0, इसे भी 0। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा क्या, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं, आपको 0 से डिफाइन करना है। कैसे, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं उसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे के 0 होंगे तो अपर बोलेंगे, क्योंकि ट्रायंगल ऊपर बनेगा। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे डैश करके नहीं लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है इस तरह बना करके, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, इमेज आप इमेजिनेशन करके कर सकें ऐसे। ठीक है, आपको मैथ को पढ़ना नहीं सीखना है, इसीलिए आपको बता रहे हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, इनको 0 कर देना है फटाफट से, इनको सबको 0 कर देना है, हो गए 0। इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी सभी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 होते हैं उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे आप। ठीक है, इतना सभी को समझ आ रहा है दोस्तों। चलिए, तो मैं इस चीज़ को यहाँ से रफ करता हूँ। अब अगर आपसे डेफिनेशन इनकी पूछेगा
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तब तो आप बोलेंगे डायगोनल से नीचे के 0, लोअर ट्रायंगुलर की पूछेगा तो डायगोनल से ऊपर के 0। लेकिन अगर आपसे केवल ट्रायंगुलर की पूछे तब क्या बोलेंगे आप, तब आप बोलेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट और ऊपर के एलिमेंट, और मतलब या अथवा हिंदी में, ठीक है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट अथवा ऊपर के एलिमेंट 0 होते हैं, उसे कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और नीचे के 0 को स्पेशली क्या बोल देंगे, अपर ट्रायंगुलर, ऊपर के 0 को लोअर ट्रायंगुलर। उम्मीद करते हैं अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, अच्छे से आप समझ चुके होंगे सभी बच्चे, ठीक है। जल्दी से लिखिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलें। ट्रायंगुलर के बाद है आपका सममित मैट्रिक्स, लेकिन सममित नहीं, उससे पहले हम ट्रांसपोज समझेंगे, तभी तो सममित समझ में आएगा। हटा दें, चलिए देखिए, ये 8वां, ये कौन सा था, आई थिंक 10वां होगा, ये 4 लिख गया गलती से, 10वां होगा ये। 10वें के बाद अब आपका 11वां आएगा। 11वें पे कौन सा आएगा आपका, ट्रांसपोज। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, परिवर्त, यस परिवर्त। परिवर्त हिंदी में आप जल्दी याद कर सकते हैं इसको, क्यों याद कर सकते हैं, वैसे इंग्लिश में भी याद कर लेंगे, हिंदी में भी, दोनों बताते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन इसके नाम से ही बनेगी, परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, ट्रांसपोज मतलब ट्रांसफर, ऐसी परिवर्त मतलब परिवर्तन, क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे आप। कैसा परिवर्तन, यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है। आपने इस मैट्रिक्स के सभी रो को कॉलम बना दिया, क्या कर दिया, रो को कॉलम में बदल दिया, या ये कह दो कॉलम को रो बना दिया, कुछ भी कह दो, ठीक है। मैं रो को कॉलम बना रहा हूँ, तो 1 2 3 हो गया, इसका करेंगे तो 4 5 6 हो गया, इसको लिख दो 7 8 9। तो मैंने ये क्या कर दिया, रो को कॉलम बना दिया। जब किसी भी मैट्रिक्स के सभी रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में, अगर आप इसका कॉलम को रो बनाएंगे तो 1 4 7, तो आगे 1 4 7, 2 5 8, तो दूसरे पे 2 5 8, ठीक है। या तो रो को कॉलम कह दो या कॉलम को रो कह दो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी रो को सभी कॉलम में या फिर सभी कॉलम को सभी रो में इंटरचेंज किया जाता है, उसे कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसका सिंबल क्या होता है, तो या तो आप ए के ऊपर टी लगा दीजिएगा, या तो ए के ऊपर टी लगा देंगे आप, या फिर ए के ऊपर डैश लगा देते हैं। ये दोनों इसके सिंबल होते हैं, ए के ऊपर टी फॉर ट्रांसपोज या ए डैश, यहाँ 1 जैसा जो लिखा है डैश बनाइएगा, छोटा सा डैश, ए डैश। सभी को समझ आ रहा है, इसको ए के ऊपर टी या ए डैश से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करने पर प्राप्त होता है, उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों को आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, या आप इन शॉर्ट इस तरह से लिख लेंगे, तब भी आपको याद हो जाएगा इजीली, ठीक है। एज यू विश, आप जैसे चाहे वैसे नोट करें। 11 हो गया। 12 देखिए, 12वां ट्रांसपोज के बाद आएगा आपका क्या, सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक को कहते हैं सममित, सममित आव्यूह, ठीक है, ठीक है। एक बार चेक करना सही दिख रहा है, देखते हैं एक बार सही दिख रहा है, यस क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलिए, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया गया है, कोई भी मैट्रिक्स दिया है, अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब ए डैश निकालते हैं, तो दिए हुए मैट्रिक्स की वैल्यू और ए डैश की वैल्यू अगर सेम आती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ पा रहे हैं, गिवन मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इन दोनों की वैल्यू समान हो तो इसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे बना रहा हूं मैं एग्जाम्पल। ए बराबर, मैंने यहाँ कोई एक एग्जाम्पल लिखा, पहली लाइन में मैंने 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या पता है, जब हम ए डैश निकालते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं, तो पहले ही कॉलम बनाओ। रो को जब कॉलम बनाएंगे तो 1 2 3 यहाँ था, यही कॉलम में आ जाएगा, 1 तो है ही, 2 और 3 आ गया। इतना समझ आ रहा है। अब दूसरी लाइन कंप्लीट करने के लिए कुछ भी 3 के बाद अगला नंबर कुछ भी लिख दो, 4 5 लिख दिया। 4 5 मतलब दूसरे वाले को आपको कॉलम बनाना है,
इसको जब कॉलम बनाएंगे तो 2 तो ये आ गया, 4 ये है ही, 5 यहाँ जाएगा, तो आपका ये वाला भी क्या बन गया, कॉलम बन गया। यहाँ पर कोई नया नंबर 6 लिख दो, आपने ये नंबर लिखा। अब अगर आपसे पूछा जाए बताइए क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप क्या करेंगे, इसका ए डैश निकाल के चेक कर लेंगे। आप इसका ए डैश निकालिए, देखिए क्या आ रहा है ए डैश। ए डैश हमने निकाला, कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम कर दीजिए 1 2 3, यहाँ लिख दीजिए 1 2 3। अगला 2 4 5 2 4 5, इसके बाद अगला 3 5 6 3 5 6। समझ आया? तो आप चेक कर लीजिए ए और ए डैश बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रहे होंगे, सेम टू सेम। ठीक है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करने पर वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। तो लिख देंगे चूंकि इसका ए और ए डैश कैसा है, आपस में बराबर है, इक्वल है, इसीलिए दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह एक सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं सभी को यह समझ आ गया होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब आपका एक लास्ट का टाइप बचा है, सिर्फ एक लास्ट टाइप। और लास्ट टाइप कौन सा है हमारा, सिमेट्रिक के बाद इसके सिमेट्रिक, विषम सममित, इसी का एक दूसरा भाई समझ लें आप। ठीक है, लास्ट है आपका लास्ट टाइप, 13 टाइप। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद आपका सममित, विषम सममित, इसके सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कहते हैं हम विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित का मतलब क्या है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल, जो आपने यहाँ लिखा है वही सेम यहाँ लिखेंगे। ए और ए डैश बराबर होंगे, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आएगी आगे, क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू। ए बराबर माइनस ए डैश होगा। ये माइनस आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी, कहीं भी एक तरफ लगाना है, किसी भी एक साइड। आप इतना तो जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बराबर माइनस ए डैश आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स की का ट्रांसपोज निकालें तो उसकी वैल्यू गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव वैल्यू के बराबर आएगी, उसे कहेंगे इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे, तो पहले सबसे पहली चीज़ खास बात होती है इसकी कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, किसके, डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल के एलिमेंट मतलब विकर्ण के आव्यूह, विकर्ण के जो इसके अवयव होंगे, डायगोनल के एलिमेंट सभी जीरो होंगे। इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के विकर्ण के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, देखिए दिखाते हैं आपको, यहाँ जीरो लिखा, यहाँ कुछ भी लिख लो, 1 2 लिख दिया सपोज आपने। ठीक है, हमें रो को कॉलम बनाना होता है और हमें साथ में माइनस भी लाना है, तो हम पहले से ही तैयारी के साथ चलेंगे एग्जाम्पल बनाते हुए। मैं खुद ही एग्जाम्पल बना के आपको दिखा रहा हूँ, बुक से नहीं रटना है हमें कुछ भी। जीरो, डायगोनल जीरो होता है, जीरो लिख दिया, 1 2 लिखा। अब इसको कॉलम बनाएंगे तो कॉलम बना दो 1 2। ठीक है, लेकिन माइनस वैल्यू आनी चाहिए, अगर यहाँ प्लस थे तो यहाँ पर क्या लगाना है, आपको माइनस लगाना है। यहाँ तक समझ आया? अगला डायगोनल जीरो होता है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, फिर 1 2 के बाद अगला कोई नया नंबर 3 लिख दिया सपोज आपने। अब आप इसको जब बनाएंगे तो ये वाला 3 यहाँ आएगा, तो इसको नेगेटिव में लिखेंगे। यहाँ कोई नया नंबर लिखेंगे वो भी जीरो आएगा, डायगोनल क्योंकि जीरो जीरो होते हैं। ये बन गया आपका ए। अब आप इसका ए डैश निकाल कर चेक कर लीजिए। जब आप इसका दोस्तों ए डैश निकालेंगे तो आपको क्या बताया था, इसके रो को कॉलम बना दो, 0 1 2 3, 0 1 2 ऐसे आ जाएगा, 0 1 2, इसको -1 0 और 3, एंड इसको -2 -3 और 0। ठीक है, डायगोनल अभी भी जीरो ही है इसका, समझ आ रहा है? अगर मैं इसमें से माइनस बाहर ले लूँ, क्या कर दूँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो जो प्लस के थे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे। ये वाला माइनस हो जाएगा, 0, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, -2 -3 और इधर ये 0। यहाँ तक समझ आ रहा है? मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ, आप ये लिख सकते हैं साथ साथ। ठीक है, आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यस। अब आपको देखने में लग रहा होगा क्या ये किसकी वैल्यू है, आप देख लीजिए, जो ए दे रखा है उसकी वैल्यू है, मिला लीजिए, पूरी वैल्यू इसकी है ए की। तो अब यहाँ से क्या मिल गया आपको, जो ए डैश है वो किसके बराबर आ गया, माइनस आगे था, ये वैल्यू ए की है, तो ए डैश बराबर -a आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह, यानी इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप सो 1 घंटा समथिंग हो गया आपका, पूरा 1 घंटा नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत समथिंग हो गया। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, बिकॉज मुझे अभी आपकी सोम वाली यानी मॉस का क्लास भी रिकॉर्ड करनी है, अभी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड वाली क्लास, और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं मैथ की क्लास में।
अब आपको दूसरा लेक्चर मैं रिकॉर्ड करता हूँ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो इसी तरह से जुड़े रहेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है, मैं बीच में बिल्कुल आपसे लाइक शेयर कमेंट्स की कुछ नहीं बोला, लेकिन अब अगर आपको वास्तव में क्लास अच्छी लग रही है तो आप भी जीटेक पॉली की हेल्प करें एंड सभी दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें एंड अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। अगर आपको कोई भी पॉइंट कहीं पे भी समझ नहीं आया है, कमेंट्स करके ज़रूर लिखेंगे, मैं सभी के कमेंट रीड आउट करूँगा। आपको जो भी डाउट लगेगा मैं उसको अगले लेक्चर में क्लियर कर दूँगा। अपने डाउट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करें एंड अगर आपको कोई भी यहाँ पर कमी लगती है तो आप अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर बहुत जल्द दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।